तो हम लोग रेडियो एक्टिविटी के थियोरेटिकल पार्ट में थे, राइट? और मैंने अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन और गामा एमिशन तीनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, आगे से मैं इसको RS बोल दूंगा। हाँ, ये या तो अल्फा एमिटर हो सकता है, और या फिर बीटा एमिटर हो सकता है। मतलब एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, या तो केवल अल्फा एमिशन होगा या फिर बीटा एमिशन होगा, दोनों साथ साथ नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। लेकिन गामा रेज वो दोनों के साथ एमिट होंगी। बट गामा रेज ये दोनों के साथ एमिट होंगी। फिर समझ में आ गई बात? कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या तो अल्फा एमिटर होगा और या फिर बीटा एमिटर होगा, गामा रेज लेकिन दोनों के साथ एमिट होगी। जैसे ऐसे समझो ना तुम, मान लो ये X1 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये X2 में कन्वर्ट हुआ, ये फिर X3 में कन्वर्ट हुआ, फिर ये X4 में कन्वर्ट हुआ, फिर ये X5 में कन्वर्ट हुआ। तो हो सकता है ये अल्फा एमिटर हो, ये भी अल्फा एमिटर हो सकता है, फिर ये पता लगा बीटा एमिटर हो गया, फिर ये अल्फा एमिटर हो गया, फिर ये पता लगा बीटा एमिटर हो गया, एंड सो ऑन। क्यों? उज्जवल, समझ में आ गया बेटा? ये बता कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या तो अल्फा एमिटर होगा या फिर बीटा एमिटर होगा, गामा रेज दोनों के साथ होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बट होता है जो है, अगर कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसके दो आइसोटोप्स हैं मान लो, तो फिर हो सकता है कि एक अल्फा एमिटर हो और दूसरा बीटा एमिटर हो। समझ गए ना? वन मे बी अल्फा एमिटर एंड अदर बीटा एमिटर। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, ये बताओ गामा रेज के एमिशन से एटॉमिक नंबर या मास नंबर कुछ भी चेंज नहीं होगा ना? क्यों बताओ? एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो गामा रेज है ना, देखा जाए तो। क्यों? तो इससे जेड या फिर ए ये अनचेंज रहेगा, तो इससे क्या फर्क पड़ना? क्यों? ये हो गया थर्ड। बीटा एमिटर एमिशन के बाद ये बताओ, जो मास नंबर होता था वो अनचेंज रहता था ना? नहीं होता था?
नहीं होता, बीटा एमिशन के बाद मास नंबर अनचेंज रहता था कि नहीं रहता था, बताओ जो है। तो इसका मतलब पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई, ये तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि आइसोबार्स होंगे? बताओ, जैसे तुम ये देखो ना, एक्स से बीटा एमिशन हुआ, ये वाई बना, क्यों? ये वाई बना, तो ये दोनों, इन दोनों के मास नंबर सेम है, क्यों? इसका मतलब आइसोबार्स नहीं बन गए, बताओ। समझ में आ गया? अब फोर्थ देखो, अगर मान लो दो बीटा एमिशन हो जाए, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 2, क्यों? अगर मान लो दो बीटा एमिशन हो जाए तो क्या होगा, बताओ जो एटॉमिक नंबर दो इंक्रीज कर जाएगा, और एक अल्फा एमिशन हो जाए तो फिर एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 हो गया। दो बीटा एमिशन और एक अल्फा एमिशन हो जाए, तो फाइनली ये बताओ कि जो जेड है वो फिर सेम आ गया कि नहीं आ गया, बताओ जो है। ये तो जेड की वैल्यू सेम आ गई कि नहीं आ गई? और जब जेड की वैल्यू सेम होती है तो तुम जानते हो आइसोटोप्स बन जाते हैं ना, नहीं है? ये कह लो। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है, तुम कहोगे यार सर पढ़ाते क्या है जो है, बिल्कुल ही उल्टी सुल्टी बात कराते हैं। कभी तो कह रहे हैं कि दो बीटा एमिशन हो गए, एक अल्फा एमिशन हो गया, और अभी कुछ देर पहले बताया है ना कि एक ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा और बीटा दोनों एमिशन हो नहीं सकते। ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ मैं जो है, कि एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ दो बीटा एमिशन हो गए, एक अल्फा एमिशन हो गया, और अभी कुछ देर पहले कहा कि यार एक अल्फा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अल्फा बीटा दोनों नहीं हो सकते। ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मान लो X1 है बेटा जो है, ये अल्फा एमिशन हुआ है यहाँ से, X2 बना, फिर मान लो बीटा एमिशन हुआ, ये कह रहा हूं मैं, X3 बना, फिर बीटा एमिशन हुआ, फिर X4 बना, ये कह रहा हूं मैं। तो इसका मतलब ये जो X1 और X4 होंगे, ये दोनों क्या होंगे बताओ, ये दोनों आइसोटोप्स होंगे, ये इसका मतलब है। एक ही सब्सटेंस से नहीं हो रहे, ध्यान रखना जो है। X1 अल्फा एमिटर है, X2 बीटा एमिटर है, X3 भी बीटा एमिटर है, ये कह ले जो है, ये कह रहा हूं मैं। उज्जवल, पीयूष, सोहम, बता समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बता जो है क्या था बेटा जो है, ये है बस हो गया, ऐसे कर। ठीक, तो ये थियोरेटिकल पार्ट तो हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं न्यूमेरिकल पार्ट इसका। तुम्हें मालूम है ना क्वीन एलिजाबेथ एक्सपायर हो गई 96 की एज में जो है, और उसने अपने लाइफ टाइम में 14 PM देखे हुए बेटा, चर्चिल से स्टार्ट हो गए। अपनी लाइफ टाइम में पूरे उसने 14 PM देखे हैं। चर्चिल भी था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, चर्चिल भी था उसकी लाइफ टाइम में। अब न्यूमेरिकल वो क्या बेटा, हाँ न्यूमेरिकल पार्ट कैसे, जैसे मान लो ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, हाँ ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, T = 0 पे इसके नंबर्स N0 हैं।
अब तुम कहोगे किसके नंबर्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या नंबर ऑफ एटम्स, कुछ भी कह लो, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और नंबर ऑफ एटम्स, कुछ भी कह लो। और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अल्फा एमिटर भी हो सकता है या बीटा एमिटर भी हो सकता है। क्यों? अब सुनो, t इक्वल टू टी पे मान लो इसके नंबर्स n रह गए, लेकिन ये अभी भी डिसइंटीग्रेट हो रहा है ना, स्टिल डिसइंटीग्रेट्स। क्यों? नहीं होता, अभी तो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, धीरे धीरे उसके नंबर्स कम होते जा रहे हैं ना, क्योंकि दूसरे में कन्वर्ट होता जा रहा है ना वो। जैसे ये x है, मान लो ये अल्फा एमिटर या बीटा एमिटर, तो ये y में कन्वर्ट होता जा रहा है ना धीरे धीरे। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? तो इसका मतलब x के नंबर्स कम होते जा रहे हैं ना बेटा, ये समझ लो जो है। क्यों x के नंबर्स कम होते जा रहे हैं? तो एक यहाँ पे रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ है बेटा, रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ। लेकिन ये सोडी जी अपने वहाँ के नहीं है, फगवाड़ा के हैं। कहीं तुम सोचो फगवाड़ा या लुधियाना के हैं जो है, उनकी बात नहीं हो रही यहाँ ये जो है। ठीक है? नहीं लग रहा सोडी से, ऐसा लग रहा है जैसे फगवाड़ा या वहाँ के होंगे, लुधियाना के। तो एक रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ है। वैसे मैंने देखा नहीं, वैसे कई हो सकता है फगवाड़ा के ही हो, सही बताओ कभी देखा भी नहीं है। ठीक है? जो रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ है, तो ये क्या कहते हैं कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जिसको एक बात बताओ, मैं माइनस डी एन बाई डी टी ये कह दूं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। क्यों? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन माइनस डी एन बाई डी टी, इट इज प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स या न्यूक्लियाई, कुछ भी कह लो। कहीं पे न्यूक्लियाई लिखा होगा, कहीं पे एटम्स लिखा होगा, प्रेजेंट एट दैट टाइम। बताओ ये लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? भाई एक बात बताओ, तुम्हारी जेब में तुम्हारा खर्च करने का जो रेट होता है, ये तुम्हारा खर्च करने का रेट हो गया, वो इस पे डिपेंड नहीं करता तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं। ये बताओ तुम्हारे खर्च करने का जो रेट है वो इस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? बताओ कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं बेटा जो है। तो बस वही तो है। और क्या, ये तो मैं भी दे देता अपने टाइम पे होता, ये लॉ तो मैं भी दे देता जो है, लेकिन अब दे दिया, चलो कोई बात नहीं, अब कुछ दूसरा लॉ निकालूंगा जो है। समझ गए ना? तो जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, इट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट मोमेंट। इसका मतलब मैथमेटिकली ये हो गया माइनस डी एन बाई डी टी। भाई ऐसा है ना, देखो सिंपल सी बात है कि वो सेब जो नीचे गिरा न्यूटन का, वो तो मैं भी दे देता उस समय जो है। इतना तो मैं भी बता देता, हर चीज नीचे गिरती है। उसके बाद फिर वो कर लेते अपना जो भी काम करना है, न्यूटन व्यूटन कर लेते, बस मैं ये कह देता कि हर चीज नीचे गिरती है जो है। इतना तो मैं भी कह सकता था, ऐसा नहीं है। ये बड़ी बात नहीं थी वैसे जो है। ठीक है? तो माइनस डी एन बाई डी टी क्या हो गया, प्रपोर्शनल टू क्या हो गया, एन हो गया बेटा। अब जो प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट है सही का सोना निकालना। ठीक है? अब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है,
पीसी कह लो। हाँ, ये तुम्हें लग नहीं रहा कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करेगा बेटा जो है, ये बताओ। डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। भाई तुम एक बात बताओ कि मैंने तुमसे ये कहा कि जो तुम्हारे खर्च करने का रेट है वो प्रोपोर्शनल टू तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं वो है। लेकिन एक बात बता, पीयूष और उज्जवल को मैंने सेम अमाउंट ऑफ मनी दिया, क्या दोनों इक्वल रेट से खर्च करेंगे? ये बता, अगर मैंने पीयूष और उज्जवल को सेम अमाउंट ऑफ मनी दिया, क्या दोनों इक्वल उससे खर्च करेंगे? नहीं करेंगे ना बेटा जो है। पता लगा जो दिलेर होगा वो ज्यादा खर्च कर देगा और जो कंजूस होगा वो कम खर्च करेगा। क्यों? तो इसका मतलब एक फैक्टर ऐसा भी होना चाहिए ना जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करेगा बेटा जो है, ये कह लो। तो वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम लैम्डा कहते हैं और वो डीके कांस्टेंट कहलाता है। डीके कांस्टेंट, और उसकी जो यूनिट होती है वो सेकंड इनवर्स होती है, ये कहते हैं। तो इसका मतलब फाइनली जो है ये बन गया लॉ कि जो माइनस डी एन बाई डी टी है इट इज पर इक्वल टू लैम्डा इंटू एन आ गया, बस हो गया। क्यों? तो ये ध्यान रखना, जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, और दूसरा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का नेचर क्या है। तो वो लैम्डा हो गया एक तरीके से, ये कहेंगे। मेरे ख्याल से क्लियर होगा ना? अब मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। ये होता है इसको माइनस डी एन बाई एन इक्वल टू लैम्डा इंटू डी टी हो गया, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। टाइम की लिमिट 0 से टी हो गई और नंबर्स की लिमिट्स एन नॉट से एन हो गई। ध्यान रखना, टी टाइम पे मैंने एन माने थे और 0 टाइम पे मैंने एन नॉट माने थे। क्यों? ये हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ना ऐसे बनता है बेटा जो है, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये हो गया, बस हो गया। इसका मतलब जो नंबर्स हैं वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेंगे। क्यों? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस। ये समझ में आ गया? और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग की कहानी हम कई बार पढ़ चुके हैं, तुम्हें याद होगा। ये हम सीआर सर्किट में भी पढ़ चुके हैं और ये एलआर सर्किट में भी पढ़ चुके हैं। तो वही सारी कहानी रिपीट हो जाएगी, बस हो गया। क्या रह क्या गया फिर, समझिए ना? वो सारी की सारी कहानी रिपीट हो जाएगी, ये कर। ठीक, अब सुनो, अगर मैं नंबर्स रिमेनिंग की बात करूं, हाँ, कितने रह गए, तो चलो सही हो गया। एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी होगा। लेकिन अगर मैं नंबर्स डिकेड की बात करूं, कितने डिके हो गए, एन डी, तो एक बात बताओ, ये एन नॉट माइनस एन नहीं रह जाएगा? बताओ कितने नंबर्स डिके हो गए। अगर मैं ये कहूँ तो ये एन नॉट माइनस एन रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? बताओ जो है। तो इसका मतलब एन डी के कितनी वो होगी बेटा जो है, एन डी हो गया एन नॉट वन माइनस ए की पावर माइनस लेमडा टी, ये हो गया, बस हो गया। क्यों? और ये एक्सपोनेंशियली बढ़ती हुई इक्वेशन होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगी। क्यों?
समझ गए ना। एक तो ये डिक्रीजिंग इक्वेशन हो गई और एक ये इंक्रीजिंग इक्वेशन हो गई। क्यों? ये हो गया। अब इसमें तुम्हें याद होगा 2 टाइम्स आते थे, वहां भी तो करते थे हम। एक आता है मीन लाइफ टाइम, मीन लाइफ, और एवरेज लाइफ भी होती है, ध्यान रखना, एवरेज लाइफ, टी एवरेज। ये 1/λ होगी पहली बात तो। और जरा देखना, टी को जब मैं 1/λ रखूंगा, बेटा ध्यान से देखो, टी को जब 1/λ रखूंगा तो इस टाइम में नंबर्स जो रिमेनिंग होंगे वो n0/e रह जाएंगे, जो अप्रोक्सीमेटली तुम्हें याद होगा 0.36 n0 होते थे, याद आ रहा है? क्यों? ये टाइम कांस्टेंट की तरह हो गया, वहां पे अगर देखोगे तो टाइम कांस्टेंट की तरह हो गया। क्यों? और यहाँ पे जो एन डी होगा वो होगा n0 1 - 1/e। क्यों? जो अप्रोक्सीमेटली कह लो 0.63 होगा, 63% करीब करीब। क्यों? थर्ड डिजिट नहीं लगी है, नहीं तो पूरा 1 आ जाता है। क्यों? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? मीन लाइफ बेटा जो है, मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ, ये हो गई जो वहां पे टाइम कांस्टेंट के इक्विवेलेंट हो गई ना। अगर तुम वहां से कंपेयर करोगे तो वहां पे किसके इक्विवेलेंट है बेटा जो है, ये टाउ सी या फिर टाउ एल, उससे कंपेयर कर सकते हो। ये हो गया दूसरा। एक हाफ लाइफ होती है, टी हाफ। ये तो वहां पे तुम्हें याद होगा वही ln2 इंटू टी एवरेज होगा। क्यों? ये हो गया। और ln2 का मतलब 0.693 और टी एवरेज का मतलब 1/λ, मतलब ये हो गया, ये आ गया ना। और इस टाइम पे एन हो या फिर एन डी हो, वो 50% रह जाएंगे। क्यों? नहीं है, इसी को तो हाफ लाइफ कहते हैं कि नहीं कहते, मतलब जो है। ये हो गया तीसरी बात। अब आप देखो टी एवरेज, ये तो 1/λ है, और टी हाफ ये 0.693 अपॉन लेमडा है। तो देख के बच्चा भी बता देगा कि टी एवरेज वो टी हाफ लाइफ से बड़ा होगा। क्यों? नहीं है, देखो, टी एवरेज टी हाफ लाइफ से क्या है, बड़ा है। दूसरी बात, हाफ लाइफ 0.693 टी एवरेज होगी। तो अगर मैं उल्टा करूं, टी एवरेज वो उल्टा हो जाएगा, 1.44 टी हाफ आता है बेटा करीब करीब। बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को? पीयूष बता बेटा जो है, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है कोई? ये हो गया। ठीक। अब इनके 2 ग्राफ भी बना लेते हैं। ग्राफ में मेरे को बड़ा मजा आता है ना, इसलिए बना लेता हूं मैं। ये नंबर्स रिमेनिंग हो गए और ये टाइम हो गया। ये नंबर्स डिकेड हो गए
और ये टाइम हो गया, ठीक है। तो ये तो ऐसे जा रहे हैं, क्यों, ये एन नॉट हो गया। अरे बेटा बांधे का कला है तू। और ये ऐसे हो गया। बता बेटा समझ में आया कि नहीं आया, दो ग्राफ समझ में आ गए कि नहीं आगे, बता जो है। ये हो गया। अब इस पे वो दो टाइम दिखा देते हैं और मजा आएगा तुम्हें, तुम्हें फिर आएगा और मजा। वहां भी करते थे हम लोग। देखो ये हो गया टी एवरेज, क्यों, और ये हो गया टी हाफ, ये हो गया टी एवरेज, और ये हो गया टी हाफ, ये हो गया। अब टी हाफ में तो सिंपल सी बात है, एन नॉट बाई टू होगा, क्यों, और यहाँ पे हो जाएगा एन नॉट बाई ई, क्यों, और यहाँ पे कंपेयर करूं तो ये हो गया एन नॉट बाई टू, और इसको अगर देखूं तो ये हो गया एन नॉट वन माइनस वन बाई ई। बताओ कोई प्रॉब्लम है इस ग्राफ में, इन दो ग्राफ्स में उज्जवल बता कोई प्रॉब्लम है। वही सी आर एल आर वही उसी टाइप की चल रही है सारी बातें, नहीं है। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आफ्टर एवरी हाफ लाइफ, मैं हर हाफ लाइफ के बाद बात करते जा रहा हूँ। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो मान लो एन नॉट से स्टार्ट हुए, तो एन नॉट बाई टू रह गए, फिर एक हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई फोर रह गए, एंड सो ऑन करते करते वन अपॉन टू की पावर स्मॉल एन इंटू एन नॉट। बताओ ठीक है। उज्जवल बता, अगर नंबर्स की बात करूं तो ये होगा कि नहीं होगा, बता जो है, इस टाइप से चेंज चलेगी। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, अच्छा ये रिमेनिंग वाली बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, जितने रह गए, जो रह गए। अब मैं परसेंटेज की अगर बात करूं तो 100% से स्टार्ट हुए, एक हाफ लगेगा तो 50% रह गए, फिर 25%, एंड सो ऑन करते करते हाफ की पावर एन इंटू 100 हो गया, क्यों, नहीं हर हाफ लाइफ के बाद ये चेंज होगा कि नहीं होगा, बता जो है। ये आ गया। अब चलते हैं फ्रैक्शन की बात अगर मैं करूं, अगर वन फ्रैक्शन लेके चलता हूं तो एक के बाद हाफ, फिर वन बाई फोर, एंड सो ऑन करते करते वन बाई टू की पावर एन। बताओ ये तीनों समझ में आ रही बात, समझ में आ गया। अब यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स हैं, क्यों, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, और ये बाय द वे कितना हो जाएगा, टी अपॉन
टी हाफ। क्यों? मेरे ख्याल से क्लियर होगा ना, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हर हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग के क्या रह जाएंगे बेटा जो है, ये रह जाएंगे। पीयूष बता बेटा, कोई डाउट है? यहाँ पे जो स्मॉल एन है वो क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और टी का मतलब टाइम हो गया अपॉन टी हाफ हो गया, ये हो गया। ठीक, अगला सुनो। अगला एक वर्ड आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। नाम से ही थोड़ा लग रहा होगा तुम्हें कितना एक्टिव है, नहीं है? नाम से तुम्हें लग रहा होगा कितना एक्टिव है। तो बेसिकली रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, उसको हम एक्टिविटी कह देते हैं, बस हो गया। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। जो माइनस डी एन बाई डी थीटा नहीं था भाई, तुम्हारा खर्च करने का रेट जो है, इसी को हम लोग एक्टिविटी कहते हैं। और इसको ए या आर से डिनोट करते हैं। मैं आर से कर दूंगा। हाँ, दूसरी बात, अब आप ये बताओ कि जो माइनस डी एन बाई डी टी था वो लेमडा इंटू एन के इक्वल नहीं था? बताओ, याद करो। ये तो माइनस डी एन बाई डी टी लेमडा इंटू एन के इक्वल था कि नहीं था? बताओ जो है। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो एक्टिविटी है वो लेमडा इंटू एन के इक्वल है ना। ये हो गया ना, मतलब एक तरीके से ये हो गया आर प्रोपोर्शनल टू एन। अब जो एन है वो एक्सपोनेंशियली कम हो रहे हैं। क्यों? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब जो एक्टिविटी होगी ये भी एक्सपोनेंशियली कम होगी कि नहीं होगी? बताओ जो है। बताओ, अगर नंबर्स एक्सपोनेंशियली कम हो रहे हैं तो एक्टिविटी भी एक्सपोनेंशियली कम होगी कि नहीं होगी? बताओ जो है। ये हो गया कह लो जो है। तीसरी बात सुनो, अब मैंने r इक्वल टू लेमडा इंटू एन लिखा, लेकिन ये जो n है इसको मैं एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टू वो नहीं लिख सकता बेटा? ये बताओ, एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, बताओ। ये लिख सकता हूं। और ये जो लेमडा इंटू एन नॉट है इसको मैं इनिशियल एक्टिविटी आर नॉट भी कह सकता हूं ना। आर नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। बताओ ये क्लियर है कि नहीं है? ये हो गया उस एक्टिविटी का फॉर्मूला। क्यों? आर नॉट यहाँ पे क्या हो गया? आर नॉट यहाँ पे इनिशियल एक्टिविटी हो गया ना। अगर आप देखोगे तो ये इनिशियल एक्टिविटी हो गया। क्यों? इनिशियल एक्टिविटी लेमडा इंटू एन नॉट। क्यों? और अदरवाइज जनरल एक्टिविटी क्या होती है जनरल टाइम पे? ये बताओ, जनरल टाइम पे एक्टिविटी वो लेमडा इंटू एन के इक्वल नहीं होती है? बताओ जो है। नहीं, तो जनरल टाइम पे एक्टिविटी कितनी होती है? लेमडा इंटू एन। इसका मतलब इनिशियल एक्टिविटी कितनी हो जाएगी? लेमडा इंटू एन नॉट हो गई, होगा क्योंकि एन नॉट यहाँ पे क्या हो गया? इनिशियल नंबर्स हो गए ना। उज्जवल समझ में आ रहा है? किसी जनरल टाइम पे जो एक्टिविटी हो गई वो हो गई लेमडा इंटू एन। ठीक,
और इनिशियली नंबर एन नॉट थे, तो इसका मतलब लेमडा इंटू एन नॉट क्या हो गया, इनिशियल एक्टिविटी हो गई। तो इसका भी ग्राफ वही बन गया फिर, और क्या, फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये हो गया आर इक्वल टू लेमडा एन, ये ऐसे डिक्रीज करता जाएगा, बस हो गया। ये आर नॉट हो गया, जो लेमडा एन नॉट हो गया, और 2 टाइम मुझे तुम जानते हो बहुत अच्छे लगते हैं इस ग्राफ में दिखाने, एक एवरेज लाइफ, एक हाफ लाइफ। क्यों, हाफ लाइफ में एक्टिविटी आर नॉट बाई 2 रह जाएगी, और एवरेज लाइफ में रह जाएगी आर नॉट बाई ई रह जाएगी। बताओ कोई डाउट है इसमें, बताओ, क्लियर है ना। ठीक, अब एक लास्ट पॉइंट है कि एक्टिविटी की यूनिट्स क्या होंगी। यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, एक तो हो गई डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 1 dps, इसका मतलब 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक तो ये आ गई, ठीक है। दूसरा एक होती है एक 1 RD, रदरफोर्ड, 1 रदरफोर्ड, और ये होती है 10⁶ DPS होती है, ध्यान रखना। और एक होती है क्यूरी, 1 CI, 1 क्यूरी, तो ये होती है 3.7 इंटू 10⁻10 होती है, इतना DPS, ये हो गया। तो एक्टिविटी की 3 यूनिट्स हो गई, DPS, रदरफोर्ड और क्यूरी, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी के बारे में भी जानते ही होगे ना, उनके परिवार में उनको तो नोबेल प्राइज मिला ही, उनके हस्बैंड को भी नोबेल प्राइज मिला, और उनकी डॉटर को भी नोबेल प्राइज मिला बेटा। हाँ, हस्बैंड और डॉटर को भी नोबेल प्राइज मिला, समझ में आ गया, ये हो गया बेटा जो है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, पूरा खानदान बेटा, ऐसे ही चलता है यार बेटा, क्या बताऊं तेरे को, बस समझ गए ना। सब नोबेल प्राइज है बेटा। अगर एक बात बता दूं, ऐसे अगर ये तफरीबाजी और इसमें भी नोबेल प्राइज होता ना, तो मेरे भी पूरे खानदान को नोबेल प्राइज मिलता। उज्जवल ऐसा सोच मत, ऐसा मत सोच जो है, समझे ना। अब इस चीज में अगर नोबेल प्राइज होता कुछ जो है, तफरीबाजी और इसमें जो है। हाँ, अब चलते हैं अगला पॉइंट सुन। अच्छा, तुझे भी मिल जाता तो बेटा पूरे इंडिया से ही जो है पूरे नोबेल प्राइज की भीड़ लग जाती है जो है, समझ गए ना। हाँ, एक दिन ऐसा बना, तू जानता है ना, तेरी आंटी बेटा, क्या तेरी आंटी डॉक्टर भी है ना, आयुर्वेदिक डॉक्टर है जो है। तो एक दिन मेरा मेरा क्या हुआ ना, मेरे दोस्त की वाइफ, मतलब उनकी दो वो है, तो वो आई जो है, कहने लगी अरे, मैं सरिता नाम है तुम्हारी आंटी का, अरे सरिता सरिता, वो ना तुम्हारे भैया ने जो है पैरासीटामोल खा लिया जो है, गलती से जो है, हैं, पैरासीटामोल खा लिया। तो मैं एकदम से बोला, मैंने कहा भाभी चिंता मत करो, अब उनको टेंशन दे दो, कम से कम वो नहीं जानी चाहिए ना, सर दर्द दे दो उनको जो है।
है नहीं, दवाई बेकार नहीं जानी चाहिए। क्यों भाई, अब खा ही लिए तो कम से कम उसका यूज तो हो जाए कुछ जो है। अब मैंने कहा घर जाओ आराम से और उनको टेंशन दे दो जो है, ठीक है, सर दर्द दे दो उनको जो है। तो ये हो गई एक्टिविटी की बेटा जो है। अब चलो अगली बात सुनो। नेक्स्ट में क्या पढ़ाएं अब तुम्हें? हाँ, पैसा वसूल हो जाए जो है। नेक्स्ट में तुम्हें क्या पढ़ाया जाए बेटा जो है? हाँ, नेक्स्ट में पढ़ाया जाए प्रोबेबिलिटी। एक्चुअल में रेडियो एक्टिविटी में दो टाइप की प्रोबेबिलिटी तुमसे पूछेगा बेटा जो है, दो टाइप की। हाँ, ये अलग टाइप का है, लेकिन ये तेरे को अभी समझ में आ जाएगा। थोड़ा अलग ही टाइप का है बेटा, इसमें दो टाइप की प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट, किसी एक न्यूक्लियस के टी टाइम तक सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? मतलब पी एस कह लो, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ ए न्यूक्लियस, सर्वाइवल ऑफ ए न्यूक्लियस अप टू टाइम टी। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मान लो अभी 100 न्यूक्लियस हैं और कुछ टाइम के बाद 60 रह जाते हैं, तो इसका मतलब एक न्यूक्लियस के उस टाइम तक सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी 60/100 मतलब 0.6 होगी ना। बताओ क्लियर है कि नहीं है? अभी 100 न्यूक्लियस थे और एक साल के बाद 60 न्यूक्लियस रह जाते हैं, तो किसी भी एक न्यूक्लियस के, नहीं है, किसी भी एक न्यूक्लियस के एक साल तक सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ? 60/100। इसका मतलब 0.6 हो गई कि नहीं होगी पीयूष? ये होगी ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल क्या होगी बताओ जो है? जितने एटम्स रह गए अपॉन इनिशियल नंबर्स। क्यों, समझ गए ना? अपॉन इनिशियल नंबर्स। और एन कितना था बताओ जो है? एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी अपॉन एन नॉट। इसका मतलब ई की पावर माइनस लेमडा टी हो गई। कोई डाउट? किसी एक न्यूक्लियस के टी टाइम तक सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी। क्यों, किसी एक न्यूक्लियस के टी टाइम तक सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो ये हो गई, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, ध्यान रखना बेटा जो है। ये हो गई। और इसी टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके हो गई। क्यों, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके, ये उल्टा हो जाएगा। क्यों नहीं है? जैसे वहां पे क्या था बेटा जो है, 0.6 सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी थी, तो इसका मतलब 0.4 डीके की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ना। पीयूष बता, 0.4 डीके की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके कितनी होगी बेटा जो है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके हो गई 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, या कह लो 1 - ई की पावर माइनस लेमडा टी। क्यों? और ये तुम्हें एक्सपोनेंशियली बढ़ती हुई दिख रही होगी। क्यों नहीं होता? एक्सपोनेंशियली बढ़ती हुई दिख रही होगी। तो इसका भी अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसे ही बनेगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल वर्सेस टी करूं तो ये तो 1 से लेके 0 तक जाएगी। क्यों? लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके वर्सेस टी करूं तो फिर ये ऐसे जाएगी।
जैसे बिल्कुल आप देखो ना, जीरो टाइम पे बेटा जो है, जीरो टाइम पे देखो, किसी भी न्यूक्लियस के सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी 1 है। 1 का मतलब 100% है, ऑब्वियस सी बात है। और डीके होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक ही लग रहा है तुम्हें, बिल्कुल सही लग रहा होगा। और इनफाइनाइट टाइम तक सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है। क्यों? ये होता इनफाइनाइट टाइम तक सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है इस ग्राफ से, और डीके होने की प्रोबेबिलिटी 1 आ जा रही होगी। क्यों? इसका मतलब 100% होगी। ये तो समझ में आ गया ना? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ये बताओ, ये वाली प्रॉब्लम तो कोई डाउट नहीं है ना? अब चलते हैं सेकंड टाइप, कैसे पूछता है वो कई बार। अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मैंने तुमसे कहा कि वो या तो अल्फा एमिटर होगा, आइदर अल्फा एमिटर, और फिर बीटा एमिटर होगा। क्यों? इसको थोड़ा सा एकदम प्रोबेबिलिटी वर्ड तो सही नहीं है, मतलब इसमें ये कहता है कि जैसे ना, अल्फा या बीटा पार्टिकल्स के मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब ऐसे समझ लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी, ये वैसा मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी नहीं है, ध्यान रखना, समझ गए ना? मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अल्फा और बीटा पार्टिकल। अभी बताता हूं कैसे, देखो। जैसे मान लो अभी किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक्टिविटी 100 है, 100 डीपीएस है, तो इसका मतलब एक तरीके से तुम्हें अभी 100 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकंड मिलने हैं। बताओ उज्जवल, समझ में आ रहा है? अभी 100 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकंड मिल रहे हैं, और एक हाफ लाइफ के बाद तुम्हें 50 अल्फा या बीटा पार्टिकल्स पर सेकंड मिलेंगे। ये इससे रिलेटेड है। समझ में आया क्या कह रहा हूं? जैसे अभी मान लो 100 डीपीएस है, तो इसका मतलब अभी तुम्हें एक सेकंड में 100 अल्फा या बीटा पार्टिकल्स मिलेंगे। एक हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे? तो 50 अल्फा या बीटा पार्टिकल्स होंगे। ये उस टाइप की प्रोबेबिलिटी की बात करता है। ठीक है? तो इसका मतलब ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है, ये केवल प्रपोर्शन कह सकते हो, बस हो गया। दिस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी। बताओ क्लियर है कि नहीं है? मतलब ये वाली जो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी हो गया। अब वो अलग बात है, एक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू नंबर्स हो गए कह लो। तो बस ये हो जाएगा सीधे P at T1 अपॉन P at T2 इक्वल टू एक्टिविटी एट T1 अपॉन एक्टिविटी एट T2 इक्वल टू नंबर्स एट T1 अपॉन नंबर्स एट T2। ये हो गया। So, बस इतने से काम चल जाएगा। अगर ये कुछ पूछेगा तो इतने से तुम्हारा काम चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी तुम्हें समझ में आ गई होंगी। क्यों उज्जवल, समझ में आ रहा है बेटा? दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी क्या है, एक तो किसी न्यूक्लियस के टी टाइम तक सरवाइव करने की या डिके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो तो एक अलग चीज हो गई। और दूसरा मैंने तुमसे कहा कि पर सेकेंड कितने अल्फा पार्टिकल्स मिलेंगे, उस टाइप की चीज जो है। तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे ये बताओ कि t इक्वल टू 0 पे मान लो 100 न्यूक्लियस हैं, तो t इक्वल टू हाफ लाइफ के बाद इतना कंफर्म है 50 न्यूक्लियाई रह जाएंगे। क्यों? लेकिन कौन से 50 होंगे वो कुछ नहीं कह सकता बेटा, ये बता। समझ में आ रहा है?
मतलब विच न्यूक्लियस विल डिके, वो तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जो है, विच न्यूक्लियस विल डिके। that you can't predict। उज्जवल समझ में आ गया कि एक हाफ लाइफ के बाद 50 न्यूक्लियस डीके हो जाएंगे, वो कंफर्म है जो है, नहीं है। लेकिन कौन से डीके होंगे बेटा जो है, नहीं है, कौन से डीके होंगे जो है वो कंफर्म नहीं है बेटा जो है। कोई सा भी हो सकता है, पता लगा एक न्यूक्लियस पता लगा वो इन्फाइनाइट टाइम तक भी चल सकता है, और वो पता लगा जो है अभी डीके हो जाए जो है। तो ये भी ध्यान रखना जो है, किसी एक उस पर तुम वो नहीं कर सकते जो है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नंबर्स डिकेड को मैं एक बार दोबारा से वो करता हूं, नंबर्स डिकेड एंड डी, इसके दो फॉर्मूले हैं। पहला, एन डी इक्वल टू एन नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक हो गया। एक सेकंड में बेटा, कॉल है, वैसे तो फालतू की कॉल होती है लेकिन देख लेते हैं। दूसरा, ये तो क्लियर है ना, ये वाला फॉर्मूला तो क्लियर है। दूसरा देखो, एन डी इक्वल टू एन नॉट माइनस एन नॉट हाफ की पावर एन। बताओ क्लियर है या नहीं है? ये 1 है, ये 2 है। एक्चुअल में देखा जाए तो एन डी ये है ना बेटा जो है, एन डी अगर देखोगे तो वो एन नॉट माइनस एन है, क्यों? अब लेकिन इन दोनों के साथ में एक एक प्रॉब्लम है बेटा जो है, अगर तुम इक्वेशन 1 अप्लाई करते हो, इक्वेशन 1 अगर अप्लाई करते हो तो तुम्हें यू विल हैव टू फाइंड ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, क्यों? यू विल हैव टू फाइंड ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। कोई डाउट? यूज बता जरा देख। पहली इक्वेशन में जो है तुम्हें ई की पावर माइनस लैम्डा टी ये फाइंड करना होगा, क्यों? नहीं है। और ई की पावर कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर कुछ तुम्हें लॉग टेबल वगैरह नहीं दे रखी है तो ये कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, बताओ। अगर तुम्हें लॉग टेबल एक्सेट्रा नहीं दे रखी है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, बताओ जो है। एक तो ये हो गया। अब तुम अगर इक्वेशन 2 अप्लाई करते हो तो फिर इसमें तब यूजफुल है जब ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटीजर हो बेटा जो है। मतलब इक्वेशन 2 तब यूजफुल व्हेन जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ थी वो इंटीजर हो। क्योंकि खुद देखो ना, अगर मान लो मैं n की वैल्यू मान लो 2.1 आ जाती मान लो, तो अब ये बताओ 1
हाफ की पावर 2.1 कैलकुलेट करना, ये डिफिकल्ट होता कि नहीं होता बताओ? पीयूष समझ में आ रहा है? नंबर्स डिकेड के दो फॉर्मूले हैं, लेकिन दोनों में, समझ गए ना, दोनों में अपनी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं जो है। पहले में e की पावर माइनस लेमडा टी फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और दूसरे में तब यूजफुल है जब n क्या हो, इंटीजर हो। तो फिर एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है बस हो गया। उस केस में एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला मैं दे दे रहा हूँ, उस पर भी क्वेश्चन आता है कई बार ना, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। पूरा करेक्ट तो नहीं है। पहली बात तो ये तब अप्लाई होगा जब डेल्टा टी की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन हाफ लाइफ होगी। जैसे मान लो हाफ लाइफ मान लो 1 साल है, ठीक है, 10 साल है मान लो, और मैंने तुमसे पूछ दिया कि बताओ तुम जो है 1 मिनट में कितने टिके हुए, तब फिर तुम ये यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? बताओ क्या कह रहा हूं मैं, कि ये वाला अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला तब यूजफुल है जब गिवन टाइम इंटरवल क्या है, हाफ लाइफ से क्या हो, बहुत छोटा हो बेटा जो है। और वो सीधे सीधे ये है कि जो डिके होंगे उस समय वो लैम्डा एन इंटू डेल्टा टी कर देना बस हो गया। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है ना, डेल्टा एन डी इक्वल टू लैम्डा एन डेल्टा टी, और यहाँ पे एन जो है वो उस समय जो नंबर्स थे, नंबर्स एट दैट टाइम, ये क्या। अब ये आया कैसे वो भी देख लेते हैं। एक बात बताओ, माइनस डी एन बाई डी टी, ये लेमडा एन तो था ही था ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इस बता बेटा जो है माइनस डी एन बाई डी टी ये लेमडा एन के इक्वल तो था ही था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसका मतलब माइनस डी एन इक्वल टू लैम्डा एन इंटू डी टी हो गया। अब जरा बताओ ये फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम उसी में तो कन्वर्ट हो गया, और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, देखना जरा ये वही फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, बताओ जो है माइनस डी एन को मैं डेल्टा एन डी कह दूं, और वो लैम्डा एन इंटू डी टी को मैं डेल्टा टी कह दूं, तो बस हो गया, उसमें कन्वर्ट हो गया। बताओ उज्जवल, कोई डाउट है? उज्जवल बता बेटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो ये कह लेंगे, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तुम्हारा बस 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाना मॉडर्न फिजिक्स, मैक्सिमम 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम 3। अब चलते हैं नेक्स्ट। मान लो ये कोई एक न्यूक्लियस है, और ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है, अनस्टेबल न्यूक्लियस। अभी मैंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं कहा है बेटा, ध्यान रखना है इसको, मैंने इसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं बोला हुआ है।
क्योंकि रेडियो एक्टिव का मतलब तो फिर वो हो गया जैसे वो अल्फा या बीटा एमिशन कर रहा है, अनस्टेबल का है बस, ये क्या है, अनस्टेबल का है। ठीक, अब ये अनस्टेबल न्यूक्लियस डिके हो रहा है, दो अलग अलग तरीके से, टू डिफरेंट मोड्स। अब जैसे वो दो डिफरेंट मोड्स क्या हो सकते हैं वो बताता हूँ। जैसे जैसे एक हो सकता है वो रेडियो एक्टिविटी हो, और एक हो सकता है कि वो फिशन भी चल रहा हो, उसमें तुमने नाम सुना होगा। अब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, ये बताओ पीयूष, बता अब समझ में आई बात नहीं आई बता। जो है एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो डिके हो रहा है दो अलग अलग मोड से, हो सकता है एक मोड रेडियो एक्टिविटी हो और दूसरा फिशन हो। अब इस वाले मोड में मान लो डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 है और हाफ लाइफ मान लो T1 है। टी को मैं अब हाफ लाइफ कह दे रहा हूँ, कैपिटल टी को हाफ लाइफ कह दे रहा हूँ। और इस वाले मोड में डीके कांस्टेंट मान लो लैम्डा 2 है और हाफ लाइफ मान लो T2 है। समझ में आ गया ना क्या प्रॉब्लम क्या है बेटा, जो है ये हो गया। तो उस केस में जो लैम्डा इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव जो वैल्यू आती है, इफेक्टिव वैल्यू लैम्डा की, वो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हो जाती है। एक तो ये हो गई, और अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं तो 1/T इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2 होता है। या तुम कह सकते हो T इक्वल टू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 होता है। इसको 1 कह देता हूं मैं इक्वेशन, इसको 2 कह देता हूं। अब मैं सबसे पहले इक्वेशन 1 प्रूव कर रहा हूं, ठीक है। देखो ये अनस्टेबल है, ये डीके 1 है, और इसमें रेट मान लो R1 है, और ये डीके 2 है। इसमें मान लो रेट R2 है, डीके होने का रेट कह रहा हूँ, ध्यान से देखना, डीके होने का रेट ये कह रहा हूँ। अब ये बताओ कि जो नेट रेट होगा वो R1 प्लस R2 नहीं होगा? सोहम बता, ये तो नेट रेट R1 प्लस R2 होगा कि नहीं होगा, बता जो है नेट रेट ये होगा ना। जैसे मान ले तू दो चीजों में खर्च करता है, एक कपड़ों में एक खाने पीने में, तो तेरा जो नेट रेट खर्चे का होगा वो कपड़ों का और खाने पीने का सब मिला के आएगा ना, देखा जाए तो, नहीं बताओ जो है। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो माइनस dN/dt होगा वो जरा बताना, माइनस dN/dt इन मोड 1 प्लस माइनस dN/dt
इन मोड 2। बताओ क्लियर है? सो ये हो गया। अब मेरे को ये बता कि माइनस डी एन बाई डी टी, इसको मैं लेमडा इंटू एन ले सकता हूं ना? और माइनस डी एन बाई डी टी ऑफ 1, ये लेमडा 1 इंटू एन कह सकता हूं, और वो लेमडा 2 इंटू एन कह सकता हूं। तो इसका मतलब फाइनली जो हो गया ना, लेमडा इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 आ गया। अच्छा उज्जवल, एक चीज और देख तुझे ना, आर हो, R1 हो या R2 हो, ये तीनों के तीनों प्रोपोर्शनल टू एन होंगे। बता ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं तेरी जेब में डबल पैसे कर दूं, 1 लाख है उसको 2 लाख कर दूं मान लो तेरी जेब में, तो फिर तू कपड़े में भी डबल खर्च करेगा, खाने में भी एक तरीके से डबल खर्च करेगा, और टोटल खर्चा भी डबल हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है ये वाली इक्वेशन? सारे के सारे प्रोपोर्शनल टू एन आ रहे हैं बेटा जो है। ये बता कि अगर तेरी सैलरी डबल हो जाए बेटा जो है, सपोज कर तेरी सैलरी डबल हो जाए, तो क्या हो गया? तेरे हर खर्चे क्या होंगे बताओ? एक तरीके से अगर प्रोपोर्शनलिटी है तो हर चीज क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। क्यों? मतलब हर जगह जो खर्च करने का रेट होगा वो डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बता जो है? ये कह रहा हूं। सोहम, पीयूष, उज्जवल, बता टोटल रेट या दोनों इंडिविजुअल जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होंगे ना, कि अगर नंबर्स डबल हो गए तो ऑब्वियस सी बात है सब चीजें फिर डबल हो जाएंगी। ये कह लो। तो लेमडा 1 यहां से आ गया। अब मुझे एक बात बताओ कि जो टी हाफ होती थी, जिसको मैंने ये इस क्वेश्चन में टी बोला हुआ है, ठीक है, वो ln 2 अपॉन लेमडा होती थी, ये होता था। इसका मतलब लेमडा की जो वैल्यू आ गई वो ln 2 अपॉन टी आ गई। अब आप ये बताओ कि लेमडा इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 है, तो लेमडा को मैंने लिख दिया ln 2 अपॉन टी इक्वल टू ये आ गया ln 2 अपॉन T1 प्लस ln 2 अपॉन T2। ये आ गया, बस हो गया, ये कैंसिल। तो दूसरा ये प्रूफ हो गया, 1/t इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। समझ में आ गया या नहीं आया बेटा बताओ जो है? कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, वो दो अलग अलग मोड से डिके हो रहा है, और दोनों में डिके कॉन्स्टेंट्स लेमडा 1 लेमडा 2 हैं, और हाफ लाइफ T1 T2 है। तो फिर जो लेमडा होगा वो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 होगा, या 1/t इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। ठीक है। अब चलते हैं सक्सेसिव रेडियो एक्टिविटी। पूछ पूछ ले पूछ ले पूछ ले बेटा पूछ ले पूछ ले बेटा पूछ ले। यार तो फिर वही बात मैंने तेरे को बताया कि ये प्रॉब्लम बनाने के लिए सारी चीजें हैं जो है, समझ गया ना? ये प्रॉब्लम बनाने के लिए सब चीजें चल रही हैं। इसी प्रॉब्लम में जो है ये है, प्रॉब्लम बनाने के लिए किसी उसमें दे दिया, किसी टेस्ट में दे दिया था एक बार, तो मैंने उससे बना दिया, फिर समझ गया उज्जवल? हाँ, ये चलती है कहानी, और क्या करेंगे। अब चलते हैं सक्सेसिव रेडियो एक्टिविटी।
ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 1 है। ये या तो अल्फा हो सकता है या फिर बीटा एमिटर हो सकता है बेटा जो है, ये डीके हुआ अल्फा या बीटा। जो नया सब्सटेंस बना वो भी गद्दार निकला बेटा जो है, वो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकला 2। फिर अल्फा या बीटा हुआ, लेकिन अब तीसरा वाला सही निकला, ये स्टेबल हो गया। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है बेटा, क्या कह रहा हूं मैं? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, वो अल्फा या बीटा एमिटर था, उससे नया बना, लेकिन वो भी गद्दार निकला, वो भी रेडियो एक्टिव निकला। फिर अल्फा या बीटा एमिटर हुआ, फिर स्टेबल आया, ये कह लीजिए इस टाइप का है। और मान लो इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 है और इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा 2 है। अच्छा वैसे एक जस्ट वो बताओ कि अगर स्टेबल कोई है तो उसका लैम्डा कितना होना चाहिए बताओ? तो मान लो, अगर मान लो मैं कहूँ कि स्टेबल है तो उसका लैम्डा कितना होना चाहिए? हाँ, इसका लैम्डा होना चाहिए 0, और उसकी हाफ लाइफ कितनी होनी चाहिए फिर? इनफाइनाइट होनी चाहिए। क्यों नहीं? उसकी हाफ लाइफ क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट होनी चाहिए। या इसको एक काम करते हैं, इसको ए बोल देते हैं, ज़्यादा बेटर है बेटा। इसको ए बोल दे रहा हूँ, इसको बी बोल दे रहा हूँ, और इसको सी बोल देता हूँ। तो फिर मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, लैम्डा ए पांदे का कलता है तू, और ये हो गया लैम्डा बी। अब सुन, t इक्वल टू 0 पे तेरे पास सिर्फ a था, मतलब n0 था। ये 0 है, ये 0 है, ये गिवन है, ये ध्यान रखना। कई बच्चे पूछते हैं या ये कहां से आ गया जो है, भाई गिवन है जो है। और t इक्वल टू टी पे इसके नंबर्स मान लो एन ए रह जाते हैं, और इसके नंबर्स एन बी रह जाते हैं, और इसके नंबर्स एन सी हो जाते हैं। पहले समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ? 0 टाइम पे केवल तुम्हारे पास ए है, और टी टाइम पे एन ए एन बी एन सी सब होंगे। अब मैं कुछ इक्वेशंस और ग्राफ्स लिखूंगा, बताना। इक्वेशंस एंड ग्राफ्स। सबसे पहली बात, या चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना ऐसा कर देते हैं। पहला यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम, यहाँ पे लिख रहा हूँ एन ए के नंबर्स, यहाँ पे एन बी के नंबर्स, और यहाँ पे एन सी के नंबर्स। ये बताओ 0 टाइम पे ये एन नॉट था, ये 0 था, और ये 0 था, लेकिन इनफाइनाइट टाइम पे ये 0, ये 0, और ये इधर हो जाएंगे। बताओ क्लियर है या नहीं है? उज्जवल बता। 0 टाइम पे ए के पास थे सारे नंबर्स, लेकिन इनफाइनाइट टाइम पे सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बताओ? जो है सी पे कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? अब चलते हैं दूसरी बात। एट टाइम टी मैंने नंबर्स को एन ए एन बी और एन सी माना था। हाँ, मैंने टी टाइम पे नंबर्स को एन ए एन बी और एन सी माना था। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी
वो सब मिलके हमेशा एन नॉट रहेंगे। बताओ क्लियर है या नहीं है? ऑलवेज। ये हो गए। अब चलो इसको डाल देते हैं टू बी कंटिन्यूड की कैटेगरी में, बाकी करेंगे कल। 2 या 3 लेक्चर में आपका मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगा कंप्लीट। ओके, बाय, थैंक यू एंड गुड डे।